लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। भारत में चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि ये उस समय की राजनीतिक सोच, जनता की उम्मीदों और नेताओं की रणनीति का आईना भी होते हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों में ये तस्वीर और भी साफ नजर आती है, जहां एक तरफ वादों की बाढ़ है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की तीखी राजनीति। केरल, तमिलनाडु और असम तीनों राज्यों की अपनी अलग राजनीतिक कहानी है, लेकिन एक समानता साफ दिखती है। हर दल जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करने की जंग लड़ रहा है। केरल से इस चुनावी यात्रा की शुरुआत करती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलक्कड़ रैली ने चुनावी माहौल को एक नया मोड़ दिया। ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि भावनात्मक अपील और राजनीतिक आक्रामकता का संगम थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले उन भाजपा कार्यकर्ताओं को याद किया जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई। उनका ये कहना कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक भावनात्मक संदेश देता है। ये बयान केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है कि भाजपा इस चुनाव को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष के रूप में पेश कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केरल की पारंपरिक राजनीति पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर आरोप लगाया कि दशकों से ये दल बारी बारी से सत्ता में आते हैं और राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं। यह आरोप केरल की उस राजनीति को चुनौती देता है जहां वर्षों से सत्ता इन दोनों गठबंधनों के बीच घूमती रही है। मोदी ने डबल इंजन सरकार का वादा करते हुए संदेश देने की कोशिश की कि अगर राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होगी तो विकास तेज होगा और राजनीतिक हिंसा पर भी लगाम लगेगी। उनके भाषण में यह भी साफ दिखा कि राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुनावी विमर्श में शामिल किया जा रहा है। पश्चिम एशिया की इस स्थिति का जिक्र और कांग्रेस पर उसके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप इसी रणनीति का हिस्सा है। केरल में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती वही है जो पिछले कई चुनावों में रही है, मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरणों की कमी। लेकिन इस बार पार्टी भावनात्मक अपील, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की कहानी और विकास के वादों के जरिए एक नई जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति उस राज्य में असर दिखाएगी जहां दशकों से राजनीति लगभग स्थिर ढांचे में चलती रही है। अब अगर तमिलनाडु की ओर बढ़ें तो यहाँ चुनावी तस्वीर पूरी तरह अलग है। यहाँ राजनीति का केंद्र बिंदु है घोषणा पत्र और कल्याणकारी योजनाएं। डीएमके ने एक बार फिर अपने घोषणा पत्र के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव को वेलफेयर बनाम विपक्ष के रूप में पेश करना चाहती है। महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, घरेलू उपकरण खरीदने के लिए नकद राशि, स्वास्थ्य बीमा की सीमा बढ़ाना, मछुआरों और किसानों के लिए राहत, ये सभी वादे सीधे उस वर्ग को साधने की कोशिश हैं जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। तमिलनाडु की राजनीति में ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। यहाँ लंबे समय से मुफ्त योजनाएं और आर्थिक सहायता चुनावी सफलता का अहम हिस्सा रही हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इन वादों का दायरा विस्तार से बड़ा है। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहां सरकार जनता को सीधे आर्थिक लाभ देने का वादा कर रही है। इसी के समानांतर एक और कहानी भी चल रही है जो इस चुनाव को खास बनाती है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने राजनीति में एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश की है। अपने उम्मीदवारों की सूची में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो उनके पूर्व ड्राइवर का बेटा है। ये कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है कि राजनीति में अब आम लोगों के लिए भी जगह बन सकती है। इस घटना का भावनात्मक पहलू भी लोगों को आकर्षित कर रहा है और इसे नई राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में इस बार चुनाव कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ पारंपरिक दलों की कल्याणकारी राजनीति है, तो दूसरी तरफ नई राजनीति की छवि बनाने की कोशिश। इसके बीच मतदाता को तय करना है कि वो किस मॉडल को स्वीकार करता है। अब असम की ओर चलते हैं, जहां चुनावी मुकाबला पूरी तरह गारंटी बनाम सरकार के बीच सिमटता नजर आता है।
कांग्रेस ने यहाँ 6 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है, जो सीधे आम जनता की जरूरतों को संबोधित करती हैं। महिलाओं के खाते में नकद हस्तांतरण, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और युवाओं के लिए आर्थिक सहायता। ये सभी वादे एक व्यापक सामाजिक आधार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लेकिन इन वादों के साथ साथ कांग्रेस ने भाजपा पर तीखे आरोप भी लगाए हैं। डबल इंजन सरकार को डबल लूट बताना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीति है सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, जिससे ये साफ होता है कि असम में चुनावी लड़ाई अब काफी आक्रामक हो चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा अपने कामकाज और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रही है। 2 कार्यकाल के बाद पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और उसके लिए ये चुनाव केवल जीत का नहीं, बल्कि अपनी पकड़ बनाए रखने का भी है। असम में ये मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ मतदाता के सामने एक सीधा सवाल है, क्या ये बदलाव चाहता है या स्थिरता? अगर इन तीनों राज्यों की तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा ट्रेंड सामने आता है। भारतीय राजनीति में अब चुनाव केवल नीतियों का नहीं, बल्कि नैरेटिव का भी खेल बन चुके हैं। हर पार्टी अपनी कहानी गढ़ रही है, कहीं बलिदान और संघर्ष की, कहीं विकास और वेलफेयर की, तो कहीं गारंटी और बदलाव की। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। हर दल अपने विरोधी को अविश्वसनीय साबित करने में लगा है, जबकि खुद को जनता के हितों का सबसे बड़ा संरक्षण बता रहा है। इस शोर शराबे के बीच असली सवाल यही है कि मतदाता किस पर भरोसा करता है। चुनाव का अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। वही तय करती है कि वादों की इस भीड़ में कौन सा वादा सच्चा है और आरोपों की इस आंधी में किसकी बात पर भरोसा किया जाए। वादों की इस राजनीति में, आरोपों की इस जंग में जनता ही है असली निर्णायक, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी शब्द हमेशा वोट का होता है। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। हर राज्य में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, हम अब आपको अपडेट करते रहेंगे चुनावी यात्रा में। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.